मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, समस्थिति सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। समस्थिति भौतिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो धरातल पर पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू आकारों की समान अवस्था और संतुलन से संबंधित है। समस्थिति शब्द को इंग्लिश में आइसोस्टेसी कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के आइसोस्टेटियस से बना है, जिसका अर्थ है समान स्थिति, अर्थात संतुलन की दशा, जिसमें एक संतुलन की अवस्था बनती है, वो समस्थिति कहलाती है। अब भूगोल में या भौतिक भूगोल में समस्थिति का संबंध कहां पर होता है? तो हमने देखा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू आकारों में से प्रथम प्रकार के भू आकार महाद्वीप और महासागर हैं। महाद्वीपों के ऊपर विभिन्न प्रकार की भौतिक संरचनाएं उच्चावच पाए जाते हैं, जिनमें ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न सागरीय बेसिन, ये आदि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इन भू आकृतियों के स्वरूप में अंतर है। जैसे पर्वत काफी ऊंचे भाग होते हैं जो कुछ मीटर ऊंचाई से लेकर के 8,800 मीटर की ऊंचाई तक के भाग पर्वतों में होते हैं। पठार सामान्यतः पर्वतों से नीचे भाग होते हैं। वहीं समतल मैदान बिल्कुल मैदानी भाग होते हैं। सागरीय मैदान लोअर बेसिन्स के रूप में होते हैं। इन सभी आकारों में की उपस्थिति पर धरातल पर किस तरीके से संतुलन ये बना पा रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए, इस तथ्य को समझने के लिए समस्थिति सिद्धांत के दृष्टिकोण से समझना आवश्यक होते हैं। पृथ्वी के धरातल पर अंतर्जात बल निर्माण में एवं परिवर्तन में सक्रिय रहते हैं। वहीं बहिर्जात बल धरातल का निरंतर अपहरण करते हुए पदार्थों को सागर में निक्षेपित करते हैं। ये दो प्रकार के बल महाद्वीपों के ऊपर या धरातल के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू आकारों में लगते रहते हैं। ये बल आपस में एक दूसरे से विरोधी हैं। वहीं एक बल धरातल पर सृजनात्मक कार्य करता है, निर्माण का कार्य करता है, जिनमें भूकंप, ज्वालामुखी जो हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण ज्वालामुखियों के द्वारा, अंतर्जात जो बल है, जो महादेशजनक बल है, पटल विरूपणकारी बल है, इनके द्वारा होता है। वहीं बहिर्जात बल में अपरणात्मक जो बल है या अपक्षात्मक जो बल है, वो बल मिलकर के धरातल के ऊपर विनाश का कार्य करते हैं। तो ये विकास और विनाश के मध्य और ऊंचाई और नीचाई के मध्य या अधिक भार और कम भार के मध्य किस तरीके से संतुलन बनता है, इस संतुलन के पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्य करती है। इस अदृश्य शक्ति को विद्वानों ने भू संतुलन या आइसोस्टेसी कहा है। समस्थिति एक महत्वपूर्ण प्रक्रम और बल है जो धरातल के इन विभिन्न प्रकार के उच्चावचों के ऊपर लगता है। अब हम बात करते हैं समस्थिति की परिभाषा की। समस्थिति को यहाँ पर परिभाषित करते हुए एक परिभाषा दी गई है जो बहुत साधारण सी परिभाषा है। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों, पर्वत, पठार आदि तथा निम्न क्षेत्रों के मध्य भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा ही संतुलन है। आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लोअर बेसिन्स, अर्थात घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत पठार मैदान है, इन पर्वत पठार मैदानों के में पाई जाने वाली संतुलन की दशा को ही समस्थिति कहा जाता है। जो ये दशा ऊंचे पर्वतों और निम्न क्षेत्रों के मध्य, अर्थात ऊंचे पर्वतों में काफी ऊंचाई तक फैले होते हैं और निम्न जो क्षेत्र है लोअर बेसिन्स वो काफी नीचे होते हैं। तो किस तरीके से ये समान रहते हैं? सामान्यतः यदि हम भौतिक के अनुसार देखें या भौतिक रूप से देखें तो संतुलन की दशा में दो परड़ों में रखे हुए पदार्थ एक समान भार वाले होने चाहिए या समान आकार वाले होने चाहिए। तो आकार और भार का परस्पर साम्य ही भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा को रेफर करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पर्वतों का आकार काफी ऊंचा है,
वही पठारों का आकार कम है और लोअर बेसिन का आकार नीचा है, फिर भी इनके मध्य किस तरीके से संतुलन की अवस्था बन पाई है, इसे समस्थिति परिभाषित करती है। समस्थिति को परिभाषित करते हुए होम्स ने बताया है कि संतुलन समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों तथा मैदानों के मध्य पाई जाती है। यहाँ पर सभी विद्वानों का मूल मंतव्य इन विभिन्न विविधता वाले भूआकारों और के मध्य पाई जाने वाली संतुलन की दशा को ही परिभाषित करना है, और ये दशा किस रूप में हो सकती है उसे समझाना है। जो विभिन्न ऊंचाई वाली विशाल पर्वतमालाएं, कम ऊंचाई वाले पठार और मैदानों के बीच में पाई जाती है, वो संतुलन की दशा कहलाती है। वहीं अब हम स्टेयर्स की परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो स्टेयर्स ने समस्थिति की व्याख्या सरल शब्दों में की है। पृथ्वी के धरातल पर जहां कहीं भी संतुलन विद्वान है, समान धरातलीय क्षेत्रों के बीच के नीचे पदार्थों की मात्रा समान होगी। महाद्वीप ये महासागरीय किनारों से लगभग 3 मील ऊपर क्यों उठे हुए हैं, और किसी पर्वत की मुख्य संक्रांत अधिक ऊंचाई में सामान्य महाद्वीपें धरातल से क्यों ऊपर उठी हुई है। स्टेट्स ने समस्थिति को परिभाषित करते हुए बताया है कि महाद्वीपों और महासागरों के मध्य या पृथ्वी के धरातल पर जहां पर संतुलन विद्यमान है, वहां समान क्षेत्रों के नीचे पदार्थों की मात्रा को समान होगा। अर्थात इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि इस संतुलन की दशा का कारण पदार्थों की एक समान मात्रा का है, कि एक समान जो क्षेत्र हैं उनके नीचे एक समान पदार्थों से वो बने हुए हैं। वही दूसरे प्रकार का भूआकार उसी प्रकार के अलग प्रकार के एक समान पदार्थों से बना हुआ है। अर्थात यहाँ पर इन्होंने समस्थिति में भार को या घनत्व को महत्व दिया है। आइसोस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक ड्टन ने किया तथा प्रेट ने सिद्धांत का विश्लेषण किया, किंतु इस क्षेत्र में परीक्षण कार्य फ्रांसीसी विद्वान पियरे बाफर द्वारा 1735 में एंडीज पर्वत में भूगणितीय सर्वेक्षण के दौरान किया गया। समस्थिति के संबंध में यह शब्द पहले ड्टन ने प्रयोग किया, प्रेट ने इस सिद्धांत का विश्लेषण किया था और इसे धरातल पर सर्वेक्षण के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पियरे बाफर को जाता है, जिन्होंने एंडीज पर्वतों में भूगणितीय सर्वेक्षण के द्वारा इस सिद्धांत को समझाने का या इसका अवकलन करने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में समस्थिति के क्षेत्र में कई सारे प्रयोग किए गए हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रेट के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेट ने किस तरीके से समस्थिति को समझाने का प्रयास किया है। प्रेट एक जर्मन विद्वान थे और इन्होंने इसे समस्थिति को समझाने के लिए अपने सिद्धांत को प्रयोग किया। इन्होंने 1869 में सिंधु गंगा के मैदान में अक्षांशों के निर्धारण के लिए भूगणितीय सर्वेक्षण प्रारंभ किया और भारत के मध्य देशांतर पर जो दो स्थान है, एक तो कल्याण है, एक कल्याणपुर है, इन दो स्थानों का त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधियों के द्वारा मापन किया गया। इन दोनों के परिणामों का अंतर देख करके प्रेट को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उपरोक्त विसंगति की समस्या का समाधान हेतु प्रेट ने अनुमान लगाया कि हिमालय की निकटता के कारण साहुल रेखा में विक्षेपण हुआ होगा, क्योंकि उनका मानना यह था कि हिमालय ऊंचा भाग है और इस ऊंचा भाग होने के कारण इसका जो अधिक द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इस साहुल रेखा को उसने खींचा होगा। इसके केंद्रीकरण के कारण ये रेखा में विक्षेपण हुआ होगा। इसके समाधान हेतु प्रेट में समस्त पर्वतीय पिंड के घनत्व को भूपटल के औसत घनत्व 2.7 के बराबर मानकर गणना की, तो वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये अवकलन पर दोनों के मध्य का अंतर अधिक होना चाहिए। यदि हिमालय के वास्तविक घनत्व उसके आकार के अनुसार उसकी मानकर गणना की जाए तो ये जो विक्षेपण आया था इसको और ज्यादा आना चाहिए था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हिमालय को वर्तमान घनत्व के आधार पर जितना आकर्षित करना चाहिए उससे कम मात्रा में आकर्षित किया। इस संबंध में उन्होंने दो विकल्प प्रस्तुत किए कि इस समस्या की क्या रीजन हो सकते हैं। इनमें पहला तो यह है कि हिमालय पर्वत की रचना में कम घनत्व की शैलें पाई जाती हैं और उसका आकर्षण कम होगा। दूसरा है कि दो मुख्य उच्चवचन आकृतियों के कारण स्थानीय आकर्षण के अधिक धरातल के नीचे घनत्व की कुछ कमी द्वारा सत्यपूर्ति होती है।
उपरोक्त दोनों दशाओं में हिमालय के आकर्षण का प्रभाव कम रहा होगा। पहला तो उन्होंने माना कि हिमालय कम घनत्व के सेलों से बना हुआ है, और दूसरे में ये माना कि जहाँ जो स्थल है वहां पर ये है अधिक घनत्व का से बना होगा, इसलिए उसका आकर्षण उसको पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पाया और इसके द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति हुई है। अतः इन्होंने क्षतिपूर्ति स्थल पूर्ति सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर किया और इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उसमें उन्होंने बताया कि प्लेट के बिना घनत्व वाले समान गहराई के स्तंभ लिए कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए प्रायोगिक प्रयोग किया और उन्होंने आकार एवं घनत्व वाले लोहा, शीशा, एंटीमनी तथा जस्ता के अलग अलग टुकड़ों को पारे के बर्तन में डाल दिया। इन टुकड़ों के बाहर समान थे, अतः उनके बारे में समान रहते डूबेंगे। जिस तल के सहारे ये टुकड़े समान रूप से डूबे रहते हैं उसे उन्होंने लाइन ऑफ कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति तल कहा। अर्थात इन्होंने पारे के बर्तन में अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए और एक उन समान आकार वाले टुकड़ों को उस पारे के बर्तन में डुबोया। तो इन्होंने बताया कि पारे के बर्तन में जहां पर ये टुकड़े डूबेंगे वो एक तल होगा, अर्थात अंदर भूमि के अंदर एक ऐसा तल है जहां पर सभी पदार्थों का या सभी अलग अलग घनत्व वाले आकारों का तल समान रहता है और इनकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। इसे इन्होंने स्पष्ट किया, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। अर्थात बड़ा स्तंभ जो होता है उसका घनत्व कम होता है और जो स्तंभ जितना छोटा होता है उसका घनत्व अधिक होता है। अर्थात इन्होंने बताया कि ऊंचे पर्वतीय भाग जो होते हैं वो कम घनत्व वाले सेलों से बने हुए हैं और कम ऊंचाई वाले भाग जैसे पठार और महासागरीय मैदान, ये मैदान अधिक घनत्व वाले सेलों से बने हुए हैं। अतः इस संतुलन का कारण इनके आकार में, घनत्व में पाए जाने वाले अंतर को है और ये सभी पदार्थ पृथ्वी के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल के ऊपर एक समान अवस्था में रहते हैं।